हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अभी तक हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि फेंगी अपने दोस्त शनपा और फैटी के साथ मिलकर शोजिया की बॉडी में से इसकी डार्क एनर्जी को निकालने के लिए एक गुफा की तलाश में मिस्टर एमिंग के पास में पहुंच जाता है, जहां पर वो सबसे पहले इनका दिल जीतने के लिए मिस्टर एमिंग जो लकड़ियां बेच रहा होता है इसकी काफ़ी अच्छी दाम लगवा देता है, जिससे कि मिस्टर एमिंग को 1 मिलियन युआन मिल जाते हैं। यहाँ तक कि फेंगी ने मिस्टर एमिंग के क्रेडिटर के भी पैरों को ठीक कर दिया था, इसलिए वे उन लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। लेकिन जब ये सभी के सभी लोग रास्ते में से होकर जा रहे थे, फिर तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक और बड़ा भालू आ चुका था, जो कि सीधा फैटी के ऊपर अटैक करने जाता है। यहीं से हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फैटी जिसकी भालू को देखकर काफ़ी ज़्यादा फट चुकी थी और इसलिए वो इसे डर कर काफ़ी तेज़ी के साथ में यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो भालू भी हार मानने को तैयार नहीं होता, जिसे देखकर फैटी को बचाने के लिए इस भालू के सामने आ जाता है फेंगी, जो कि अपने एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का अटैक कर देता है इस भालू के ऊपर, जिससे कि वो अटैक से काफ़ी दूर तो चला गया, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। फेंगी सबसे पहले इस भालू को अपने पीछे लगा लेता है और मौका पाते ही दोबारा से अपने एक और स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का अटैक इस भालू के ऊपर कर देता है, जिससे कि वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका था। जो बात अब इस भालू को भी समझ में आ चुकी थी कि वो चाह कर भी इस इंसान को हरा नहीं पाएगा, इसलिए फिर वो फौरन ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। जिसके बाद फिर फेंगी यहाँ से अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर फैटी तो इन लोगों से ये कह रहा था कि अब मैं कभी भी बोलकर यहाँ पर नहीं आऊँगा, क्योंकि आज तो यहाँ पर तुम लोगों की वजह से मेरी जान ही निकल जाती है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद शूर्य काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा होता है। उसको ये लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। तो दिलासा देने के लिए फेंगी इसके पास में जाता है और इसको पानी पीने के लिए देता है। दूसरी तरफ हम शिनपाओ को देखते हैं, जो कि फैटी को डांट रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक मर्द होते हुए इतने ज़्यादा डरते हो। तो फैटी इससे कहता है कि अगर अब तुमने दोबारा से ऐसा कहा तो मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। जिसके बारे में फेंगी शूर्य से ये कहता है कि फैटी की बातों को ज़्यादा दिल पर मत लेना, इसका तो काम ही है बट बोलो के जैसे बकवास करना था। शूर्य से कहती हैं कि ठीक है, मैं इसके बारे में वैसे भी ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। तभी मिस्टर मिंग यहाँ पर इन लोगों से कहने लगते हैं कि क्या तुम लोग अपने सामने इस माउंटेन को देख रहे हो, क्योंकि तुम जिसे केव में जाना चाहते हो वो तुम्हें वहीं पर मिलेगी। लेकिन इस माउंटेन की ऊंचाई भी वाकई में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके नीचे भी पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला था। लेकिन जैसे तैसे करके ये पांचों के पांचों इस माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई मानो बादलों में छुपी हुई थी। लेकिन ये पांचों ही लोग अपनी रस्सियों को यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमेशा की तरह फैटी वहाँ से फिसलने वाला था। कैनपा उससे कहता है कि ज़रा संभल कर चल, हमारा वैसे भी वजन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर फाइनली काफ़ी मुशक्क़त के बाद ये पांचों के पांचों इस माउंटेन पर आ ही जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर एमी इन लोगों को अपने गाँव दिखाता है कि देखो वो रहा हमारा गाँव, जो कि वाकई में इतनी ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था। जिसको देखकर फेंगी ये कहता है कि ये तो देखने में भगवा फार्मेशन के जैसा लग रहा है। हो सकता है कि जिस मॉडल के बारे में मिंगाओ ने पहले बताया था वो भी ज़रूर मेरे जैसा ही कोई पावरफुल इंसान होगा। फेंगी के पास में कबाला नाम का ट्रेजर है, तो दूसरे के पास में कोई दूसरा ट्रेजर भी होगा। लेकिन अब इन लोगों के सामने इनका असली एम्बिशन तो होता है वो गुफा, जिसको देखते ही साथ ही फेंगी को तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है, क्योंकि ये जगह देखने में बाहर से जितनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, ये अंदर से उतनी ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकती है। लेकिन मिस्टर यमिंग कहते हैं कि चलो हमें जिस गुफा में जाना था ये वही है, जिसकी तरफ ये पांचों के पांचों ही लोग बड़ी धीमी गति से बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर बढ़ते हुए फैटी तो ये कहता है कि ये मुझे देखने में किसी कहानी के जैसे लग रहा है। जहाँ पर रुकते हुए फैंगी मिस्टर यमिंग से ये कहता है कि अब आपको हम लोगों का यहीं पर रुककर इंतज़ार करना होगा। मैं अपने साथियों के साथ में इसके अंदर जाऊंगा और अगर मैं 24 घंटों तक वापस लौट कर नहीं आया तो आप किसी को बुला कर लाएंगे और हम लोगों का रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब मिस्टर एमिंग इस मंजर को याद करने लगता है जब पिछली बार वो यहाँ पर किसी को अपने साथ में लेकर आए थे, जिस वक्त इनकी ही आंखों के सामने इनके सभी के सभी साथियों को जान से मार दिया गया था, जिनको वो चाह कर भी बचा ना सके थे। इसीलिए वो फेंगी से ये कहते हैं कि देखो, अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तभी मैं तुम लोगों के साथ में ही रहना चाहता हूँ। लेकिन फेंगी इनसे कहता है कि आप मेरी बात मानेंगे और यहीं पर रुकेंगे। हम लोगों कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बाहर आ जाए। शिनपाओ भी मिस्टर एमी को ये समझाता है कि आप हमारे भाई फेंगी को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये मत भूलिए कि मेरा भाई इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास में सुपर पावर्स हैं। जिससे कि फिर मिस्टर एमिंग इन लोगों से ये कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी इस बात को भी याद रखना कि अगर वहाँ पर कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ भी होती है तो बिना कोई बहादुरी दिखाए तुम लोग जल्द से जल्द वहाँ से बाहर आ जाओगे। तब फेंगी इन तीनों से ये कहता है कि मैंने तुम लोगों को जो प्रोटेक्टिव जेट पेंडर दिया था वो तुम लोगों को किसी भी तरीके के डार्क एनर्जी से बचाने में मदद करेगा। तो शिनपा और फैटी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोग तो इसको हमेशा ही अपने साथ में रखते हैं। लेकिन फैटी तो ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर मिस्टर एमिंग के साथ में रुकना चाहूँगा। लेकिन शैम्पा तो उसको खींच कर ले जाने लगता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या ही करोगे। इसके बाद चारों के चारे खतरनाक गुफा में जाने सफ़र पर निकल चुके थे। वो लोग अपने आगे के रास्ते को देखने के लिए अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर अंधेरे की मात्रा को देखकर
फेंगी चूजिया से ये कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोग किसी डार्क प्लेस के करीब आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों को इस गुफा के अंदर वो जगह नहीं मिली थी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और साथ ही ये जगह इन लोगों की सोच से भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी वाले क्रीचर्स भी पाए जाते हैं। तभी अचानक से ही शनपो की आवाज़ आती है तो फैटी डरते हुए ये कहता है कि भाई क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ थी। शनपो से ये कहता है कि देखो ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात किस चीज़ की थी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर से कह सकता हूँ कि ये गुफ़ा एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनकर हमारे सामने आएगी। इसके अंदर के अंधेरे के साथ साथ यहाँ की सर्दी भी बढ़ते जा रही थी। तो फेंगी इन लोगों से ये कहने लगता है कि वैसे मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी जिन स्टोन भी नज़र नहीं आया। साथ ही वो यहाँ पर जिस हेक्साग्राम को यूज़ कर रहा था वो भी इसको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ठंडी हवा आने वाली है, लेकिन फेंगी के हिसाब से इसका काम पूरा करने के लिए ये जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। जो बात सुनकर फिर शोजिया फेंगी से ये कहती हैं कि लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर कोई जिन स्टोन नज़र क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बात मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि तुमने कि पिछली बार कहा था कि जिन स्टोन इसी जगह पर पाए जाते जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी हो। फैंकी कहता है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि ऐसा होता भी है, क्योंकि जहाँ पर भी जेन स्टोन होते हैं वहाँ अपने आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। अब हम लोगों का काम इतना सा है कि हम सबको मिलकर इस गुफा की सबसे ज़्यादा डार्क प्लेस को ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पर पहुँच मुझे अपनी फॉर्मेशन को रिवर्स ही करना है, जिससे कि बहुत ही जल्द से सूर्य की बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, जिसके बाद फिर से चारों के चारों अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से ही शोजिया के हाथों से इसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, क्योंकि अब दोबारा से शोजिया के ऊपर डार्क एनर्जी हावी हो चुकी थी। जो चीज़ देखकर फैटी की तो दोबारा से फट जाती है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले फेंगी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करता है, लेकिन इस डार्क जगह पर होने की वजह से फेंगी की एनर्जी काम नहीं आती और शोजिया दोबारा से अटैक करने को जैसे ही रेडी होती है तो फेंगी अपने मिस्टीरियस ट्रेजर कबाला का यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो बहुत ही जल्द शोजिया के अंदर की डार्क एनर्जी को दोबारा से स्प्रेस कर देता है। शूजिया के ठीक होते ही फेंगी इसको संभालने के लिए पहुंच चुका था। शूजिया फेंगी से कहती है कि मैं जानती हूँ मैं दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फेंगी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ की सर्दी तुम्हारी डार्क एनर्जी को ट्रिगर कर रही है। शुक्र मनाओ कि मेरे पास में कबाला है जिसने तुम्हारी बॉडी की डार्क एनर्जी को थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल कर ही लिया। शूजिया कहती हैं कि अगर ऐसा है तो तुम ये ट्रेजर मुझे दे दो, लेकिन फेंगी ऐसा नहीं कर सकता था। शिनपो शूजिया से ये कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर करना क्या चाहती हो, लेकिन फेंगी इसको ये समझाता है कि ये कबाला मेरे लिए मेरे पेरेंट्स के द्वारा छोड़ा गया था। तो शिनपो इससे ये पूछता है कि भाई फेंगी क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, लेकिन फेंगी को तो बस इतना ही पता होता है कि वो अपने मास्टर को अपने दरवाजे पर मिला था इस कबाला ट्रेजर के साथ। वो बताता है कि जब मास्टर ने मुझे पहली बार अपनी गोद में लिया तब मेरे पास में यही कबाला था और ये जो मेरे अंदर पावर है वो भी कबाला की देन है। ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स के पास भी सुपर पावर हो और उन्हें किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद किसी दिन वो मेरे सामने होंगे। शिनपो कहने लगता है कि इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती और मुझे तो आज तक तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं था। फैटी इन लोगों से कहने लगता है कि वैसे अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं तो मुझे आज तक किसी भी सुपर नेचुरल पावर वाले इंसान के बारे में पता चला ही नहीं है जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल हो। तो शायद हमें 18 साल पहले इस वारदात के बारे में पता चल गया होता। असल में हमारे भाई फेंगी के साथ में हुआ क्या था। तो फेंगी कहने लगता है कि चलो अब छोड़ो इस बातों को, वो हमारे लिए अभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमें शूजिया के मसले को सुलझाना है। शूजिया कहती हैं कि जैसे ही वो डार्क एनर्जी मुझ पर हावी हुई मुझे सर्दी फील नहीं हो रही थी। फेंगी कहता है कि मैंने जिस सील को बनाया है इसको ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए अब जल्द से जल्द यहाँ के सबसे ज़्यादा डार्क प्लेस को ढूंढ लो और अपना काम ख़त्म करके यहाँ से चलते हैं, वरना यहीं पर हम मारे जाएंगे। फेंगी यहाँ पर कुछ क्रिस्टल को देखने लगता है जो बहुत ज़्यादा शार्प थे। शूजिया फेंगी से ये कहती हैं कि इन क्रिस्टल का यहाँ पर होने का मतलब तो यही है इस जगह पर ज़रूर से कोई ना कोई रिवर तो होनी ही चाहिए। तो फेंगी कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर वाटर के स्मेल को सेंस कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्पाइडर ने भी नज़र रखी थी जो कि पूरी तरीके से डार्क एनर्जी से भरी हुई होती है। तब यहाँ से आगे बढ़ते हुए फैटी ये देखते हैं कि इनमें से एक क्रिस्टल में खुद ब खुद क्रैक्स आने लगते हैं। इसके अगले ही पल यहाँ के सारे क्रिस्टल खुद ब खुद कोलैप्स भी करने लगते हैं, जिससे कि फिर फ़ौरन ये चारों के चारों अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भागने लगे थे। फेंगी यहाँ पर शूजिया को बचाते हुए कहता है कि जल्दी से भागो वरना हम लोग मारे जाएंगे, लेकिन ये एक जगह पर शिनपो और फैटी फंस चुके थे और इन दोनों के ऊपर एक काफ़ी बड़ा क्रिस्टल भी गिरने वाला था, जिनको बचाने के लिए फेंगी अपनी सुपर पावर का यूज़ करता है और इसको कई टुकड़ों में तोड़ कर रख देता है। और फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद ये लोग यहाँ से बचकर थोड़े से आगे निकल ही चुके थे, लेकिन ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये क्रिस्टल खुद ब खुद कोलैप्स कैसे कर गए। इसके बाद में फेंगी शूजिया को ये बताने लगता है कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग इस गुफा के डार्क प्लेस के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी तो ये क्रिस्टल अपने आप जुड़ जाएंगे। तो फिर तभी फैटी फेंगी से ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे पेंडेंट को दोबारा से ठीक कर सकते हो,
क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पर इन तीनों को ही पेंडेंट टूट चुके होते हैं, जो चीज़ इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े खतरे का सामना ला सकती थी। इसलिए फैंकी इन लोगों से ये कहता है कि इस बार मुझे यहाँ की कोड को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें रिफाइन करना होगा, जिसलिए फिर तुम लोग कितनी भी ठंड में क्यों ना चले जाओ, ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। इसमें मुझे लगभग आधे घंटे का टाइम लगेगा, तो कहीं पर भी मत जा। इसके बाद फिर फैंगी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करते हुए इन पेंडेंट्स को रिफाइन करने लगता है। तभी शिनपाओ यहाँ पर फैटी से ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में पी करने के लिए चलना चाहते हो। वो नहीं जाता तो शिनपाओ तो उसको ज़बरदस्ती की सीट कर ले जाता और वो दोनों ही यहाँ से ज़्यादा अंधेरी वाली जगह पर चले जाते हैं। शिनपाओ यहाँ पर बनी हुई किसी अजीब तरीके के पुल के अंदर पी कर रहा था कि अचानक से इस छोटे से पुल में से कुछ अजीब तरह का मिस्ट निकलने लगता है, जिसका कलर अचानक से ही थोड़ी देर में चेंज भी हो जाता है। और साथ ही यहाँ इन लोगों के सामने कुछ खतरनाक सी स्पिरिट्स भी आ चुकी थी। शिनपाओ कहता है कि हम लोगों को जल्दी से इसके बारे में फैंगी को बताना होगा, क्योंकि ये जो स्पिरिट इन लोगों के सामने आई होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी, जो कि फ़ौरन यहाँ पर फैटी और शिनपाओ के चारों तरफ घूमने लगती है इनको डराने के लिए। इनको देखकर फैटी कहता है कि मेरा तो मुंह ही निकल गया। तो इन दोनों को बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाता है फैंकी, जो कि अपने केवल एक ही अटैक से इन स्पिरिट्स को ख़त्म भी कर देता है। लेकिन इन दिनों को फैंकी के अंदर भी डार्क एनर्जी नज़र आती है। जब थोड़ी देर पर फैंकी और शोजिया दोनों ही इन दोनों के पास में जाते हैं तो फैंकी को फैटी और शिनपाओ तो बेहोश डले हुए नजर आते हैं, जिनको चेक करने के बाद फैंकी को ये पता चलता है कि इन दोनों ने यहाँ पर कोई एक इल्यूजन देखा है। शोजिया कहती हैं कि पेंडेंट ना होने की वजह से देखो इन लोगों के साथ में ये क्या हुआ। तभी फैंकी की नज़र जाती है इस वाटर पूल के ऊपर, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाप निकल रही होती है। वो कहता है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इस पाप ने इन दोनों के मन को भटकाया और इन्हें इल्यूजन में फंसा लिया, जिसके बाद फिर फैंगी इन दोनों को ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ठीक कर देता है। लेकिन ये दोनों ही फैंगी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद फैंगी इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से ये कहा था कि कहीं पर भी मत जाना, और इसके पहले तुम लोगों ने जो भी देखा होगा वो सब कुछ एक इल्यूजन ही था। शिनपाओ कहता है कि ये सब कुछ तो फैटी की वजह से हुआ। तभी फिर फैंगी चलते हुए पहुंच जाता है शूजिया के पास में। शूजिया से ये कहने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पानी के अंदर कुछ तो है। फैंगी से कहता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वरना ये तुम्हारे भी दिमाग को ख़राब कर सकता है। लेकिन असल में फैंकी को भी इस पानी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही शक होने लगता है, क्योंकि वो भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और वाकई में इस वाटर पूल के अंदर किसी की शख्सियत नज़र आती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।